नमस्कार। आज हम विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक को सुलझाने वाले हैं, यानी पीरियोडिक टेबल के बनने की कहानी। और अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये सफर आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। सोचिए जरा, यही वो मुश्किल थी जिसका सामना शुरुआती केमिस्ट्स को करना पड़ा था। उनके पास एलिमेंट्स तो थे, पर उन्हें एक साथ रखने का कोई सही तरीका नहीं था। तो चलिए इस साइंटिफिक खोज के रोमांचक सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इस उलझन को सुलझाया गया। तो आज का हमारा सफर इन 6 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम एलिमेंट्स की पहेली से शुरू करेंगे, फिर शुरुआती कोशिशों को देखेंगे, मेंडेलीव की जबरदस्त कामयाबी को समझेंगे और फिर आज के मॉडर्न सॉल्यूशन पर आएंगे। और आखिर में कुछ ऐसे ट्रेंड्स को जानेंगे जो एग्जाम के लिए बेहद जरूरी हैं। तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले वो बुनियादी सवाल जो हम सबके मन में आता है, आखिर हमें इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की, मतलब एक सिस्टम में रखने की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, कारण बहुत सीधे और सिंपल हैं। 100 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं और हर एक को अलग अलग पढ़ना तो लगभग नामुमकिन है। क्लासिफिकेशन हमें एक जैसे गुण वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखने में मदद करता है, जिससे उनकी स्टडी आसान हो जाती है। और सबसे मज़ेदार बात जानते हैं क्या है? इसकी मदद से हम उन एलिमेंट्स के बारे में भी अंदाज़ा लगा सकते हैं जो अभी तक खोजे भी नहीं गए हैं। तो सवाल ये है कि वैज्ञानिकों ने इस बड़ी सी पहेली को सुलझाने की शुरुआत कैसे की। चलिए कुछ बहुत ही मजेदार शुरुआती कोशिशों पर एक नजर डालते हैं। हमारी कहानी के 2 शुरुआती हीरो हैं 1817 में डोबेराइनर और उनके ट्रायड्स, और फिर लगभग 50 साल बाद 1866 में न्यूलैंड्स और उनका लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये दोनों ही पीरियोडिक टेबल की कहानी में बहुत अहम मोड़ थे। तो डोबेराइनर ने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने एक जैसे गुण वाले 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए, जिन्हें ट्रायड्स यानी त्रिक कहा गया। और जब उन्होंने इन ग्रुप्स को ध्यान से देखा तो उन्हें एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न मिला। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए, ये उदाहरण बहुत ही कमाल का है। अगर आप लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास का औसत निकालते हैं, मतलब उन्हें जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं, तो जवाब लगभग सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर आता है ना अद्भुत? लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। ये नियम बस कुछ ही एलिमेंट्स पर काम कर रहा था, इसलिए खोज अभी भी जारी थी। इसके बाद आए जॉन न्यूलैंड्स, और इन्होंने तो केमिस्ट्री में संगीत का तड़का ही लगा दिया। उन्होंने कहा कि जैसे संगीत में 7 सुरों के बाद 8वां सुर वापस सा आ जाता है, वैसे ही एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के हिसाब से रखने पर हर 8वें एलिमेंट के गुण पहले वाले से मिलते हैं। ये आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन ये संगीत भी कैल्शियम तक ही चला। उसके आगे ये नियम फेल हो गया। इन शुरुआती कोशिशों ने रास्ता तो बनाया, पर असली गेम चेंजर तो अभी आने वाले थे, और वो थे दिमित्री मेंडेलीव। उन्होंने इस पहेली को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर पहुंचा दिया। मेंडेलीव का मूल सिद्धांत सुनने में बहुत सिंपल था। एलिमेंट्स के गुण उनके एटॉमिक मास पर निर्भर करते हैं और एक रेगुलर इंटरवल के बाद दोहराए जाते हैं। लेकिन उनकी असली जीनियसनेस सिर्फ इस नियम को बनाने में नहीं, बल्कि उसे लागू करने के तरीके में थी। ये स्लाइड दिखाती है कि मेंडेलीव कितने जीनियस थे। उन्होंने सिर्फ जाने पहचाने एलिमेंट्स को अरेंज नहीं किया, बल्कि इतनी हिम्मत दिखाई कि अपनी टेबल में उन एलिमेंट्स के लिए खाली जगह छोड़ दी जो तब तक खोजे भी नहीं गए थे। और तो और उन्होंने उनके गुणों की भविष्यवाणी भी कर दी, जो बाद में बिल्कुल सही निकली। ये साइंस की दुनिया का एक मास्टर स्ट्रोक था। मेंडेलीव का काम वाकई लाजवाब था, लेकिन पहेली का एक आखिरी टुकड़ा अभी भी गायब था, और इस टुकड़े को खोजा हेनरी मोज़ले ने, जिन्होंने हमें वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। मोज़ले ने यह पता लगाया कि किसी एलिमेंट की असली पहचान उसका एटॉमिक मास नहीं, बल्कि उसका एटॉमिक नंबर है, यानी उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की संख्या। ये बदलाव सुनने में भले ही छोटा लगे, पर इसने मेंडेलीव की टेबल की लगभग सारी कमियों को दूर कर दिया। और जो हमारी मॉडर्न टेबल है ना, वो हमें एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में आसानी से बांटने में भी मदद करती है। बाईं तरफ आपको मिलेंगे मेटल्स, जो आमतौर पर चमकदार और अच्छे कंडक्टर होते हैं, और दाईं ओर हैं नॉन मेटल्स, जो ज्यादातर भंगुर और बिजली के कुचालक होते हैं। तो अब जब हम टेबल का स्ट्रक्चर समझ गए हैं, तो चलिए इसके असली जादू को देखते हैं। ये सिर्फ एलिमेंट्स की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा नक्शा है जो हमें उनके व्यवहार की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। पहली और सबसे जरूरी ट्रेंड है एटॉमिक साइज। इसका सीधा सा मतलब है कि एक एटम कितना बड़ा है, और ये साइज टेबल में एक बहुत ही खास पैटर्न फॉलो करता है। इसे अपने एग्जाम के लिए जरूर याद रखिए।
जैसे ही हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, नए शेल्स जुड़ने से एटम का साइज बढ़ता जाता है। लेकिन जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ने से वो इलेक्ट्रॉन्स को और जोर से अपनी तरफ खींचता है, जिससे एटम का साइज छोटा हो जाता है। अगला इंपॉर्टेंट ट्रेंड है मेटालिक कैरेक्टर। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि कोई एलिमेंट कितनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है या लूज कर सकता है। और इसे याद रखने की एक बहुत ही आसान ट्रिक है। मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड बिल्कुल एटॉमिक साइज जैसा ही होता है। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है, यानी ग्रुप में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन खोना आसान हो जाता है, तो मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। और जैसे जैसे साइज घटता है, यानी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर मेटालिक कैरेक्टर भी घटता है। आखिर में बात करते हैं वैलेंसी की, यानी किसी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से जुड़ने की क्षमता। इसका भी एक बहुत ही मजेदार पैटर्न है। किसी भी पीरियड में ये पहले 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 4 से वापस 0 तक घट जाती है। ये स्लाइड सोडियम से आर्गन तक के उदाहरण से इसे एकदम साफ कर देती है। ठीक है, तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे पक्का करने का समय आ गया है। चलिए एक छोटे से क्विज से अपना ज्ञान टेस्ट करते हैं। तैयार हैं? पहला सवाल, मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए किस चीज को अपना आधार बनाया था? ये बहुत ही बेसिक सवाल है, याद करने की कोशिश कीजिए, उनका मेन प्रिंसिपल क्या था? बिल्कुल सही। मेंडलीव ने एटॉमिक मास यानी परमाणु भार का इस्तेमाल किया था, जिसे बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर से बदल दिया गया। अगला सवाल, जब हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो एटम का साइज कैसे बदलता है? सोचिए, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ने से क्या होता है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। एकदम सही। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से एटम का साइज घट जाता है। और हम आपको ऐसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। पीरियोडिक टेबल एक कमाल का टूल है, लेकिन यह भी अभी तक पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। हाइड्रोजन की अजीबोगरीब पोजीशन आज भी साइंटिस्ट के बीच बहस का एक बड़ा टॉपिक है, और ये हमें याद दिलाता है कि साइंस में सीखने और खोजने के लिए हमेशा कुछ नया होता है। देखने के लिए धन्यवाद।